हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसे आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है और आज हम लोग सी सेट पे डिस्कशन करेंगे जो इस बार के एग्जाम में पूछे गए आपसे क्वेश्चंस। दोस्तों, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली अगर हम मैथ्स के क्वेश्चंस देखें तो नंबर में हालांकि सिमिलर थे, 32 टू 33 क्वेश्चंस थे, बट लेवल इस बार डिफिकल्ट था। जैसा 2023 के अंदर एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल आया था, लगभग उस लेवल के क्वेश्चंस इस बार भी पूछे गए। रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो रीजनिंग के भी 16-17 क्वेश्चंस को देखने को मिला और इन क्वेश्चंस का लेवल एज कंपेयर टू मैथ्स, क्वांट के जो टॉपिक्स के मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उससे थोड़ा इजी था। बट इंग्लिश आरसी की अगर बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड तो 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले इस बार, जो कि एवरेज हमेशा से 25 टू 30 हमेशा रहे। इवन आप लोग अगर फ्री मॉक्स लिए हैं स्लीपी क्लासेस से अपने इस एग्जाम से पहले तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, हमने उसमें हर एक मॉक के अंदर 15 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस along with 2 फॉलोअप क्वेश्चंस डाले थे। टोटल 30 क्वेश्चंस। इवन हमारे कोर्स के अंदर भी जो फुल लेंथ टेस्ट थे और मॉक टेस्ट भी, उसके अंदर हमने 30 क्वेश्चंस ही डाले थे आरसी के और प्रेडिक्टेबली पूरे 30 क्वेश्चंस ही आपसे पूछे गए। 14 ऐसे पैसेजेस जिनके साथ 2 क्वेश्चंस थे और 2 ऐसे पैसेजेस जिनके साथ एक एक क्वेश्चन था। तो आइए आज इंग्लिश आरसी के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं पार्ट 1 के अंदर। नेक्स्ट वीडियो आपको रीजनिंग का और इंग्लिश पार्ट 2 का मिलेगा, देयर आफ्टर क्वांट एज वेल। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपसे पहला पैसेज पूछा गया, पैसेज का लेवल लाइक आफ्टर ऑब्जर्विंग मुझे लगता है कि मॉडरेट टू हाई फ्रीक्वेंसी लेवल था, बहुत इजी पैसेजेस तो नहीं थे, ऑप्शंस थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, राइट। जब क्वेश्चन आपके पास असम्पशंस का आता है लाइक इस तरह का क्वेश्चन कि ओनली 1 2 ओनली बोथ 1 एंड 2, थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले पैसेज जो आपके सामने, दैट इज मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम जस्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब यहां बात हो रही है मेंटेन करने की, किसको? इकोसिस्टम की। फॉर द सेक ऑफ व्हाट? फॉर द सेक ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। बट इसका कुछ इफेक्ट रहेगा, वो इफेक्ट क्या होगा? विल अफेक्ट इट्स कमर्शियल पोटेंशियल एज वेल एज द लाइवलीहुड्स डिपेंडेंट ऑन द इकोसिस्टम। तो अगर एक स्टेप लेने चलते हैं, मेंटेन करने की बात करते हैं इकोसिस्टम को, तो साथ ही साथ, और इकोसिस्टम को हम क्यों ही मेंटेन कर रहे हैं? कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को। बट इसका इंपैक्ट देखिए क्या हो रहा है, विल अफेक्ट्स इट्स कमर्शियल पोटेंशियल। एक तो कमर्शियल पोटेंशियल जो वो अफेक्ट होगी और साथ ही साथ जो लाइवलीहुड, जो लोग डिपेंडेंट हैं इकोसिस्टम पे, या लाइवलीहुड जो भी वहां पे फ्लोरा फोना की आप जब बात करते हैं, जो इंटीग्रेट रिलेशन उनका होता है। देर इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजिंग एन इकोसिस्टम। अब देखिए ऑथर के वर्ड्स को अंडरस्टैंड कीजिए। देर इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट विच मीन्स पहले भी कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और कॉन्फ्लिक्ट क्या है? बिटवीन यूजिंग एन इकोसिस्टम ओनली फॉर लाइवलीहुड्स। अगर हम इकोसिस्टम को सिर्फ लाइवलीहुड्स के लिए यूज करते हैं, फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और स्ट्रिक्टली फॉर कंजर्वेशन, अब करें क्या? कॉन्फ्लिक्ट इस बात का भी है, राइट। देयर आफ्टर डिफॉरेस्टेशन कॉज्ड ड्यू टू कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। अब जब कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन दोस्तों होती है तो ऑब्वियसली उसके लिए डिफॉरेस्टेशन की जाती है, ठीक है, लैंड्स को डिनोनेट कर दिया जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन कॉज्ड ड्यू टू कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, अगर आप ऐसा करते हैं तो विल लीड टू इनडायरेक्ट हार्म लाइक फ्लड्स, सिल्टेशन प्रॉब्लम्स एंड माइक्रो क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी। अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, ठीक है, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा वो मेंशन किया गया यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम व्हाट? अपार्ट फ्रॉम एडवर्सली अफेक्टिंग लाइवलीहुड्स। अब इस पे इसके साथ साथ लाइवलीहुड्स भी अफेक्ट होते हैं। डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर, अब देखिए वो कहीं ना कहीं 3 बार इस वर्ड को यूज कर चुका है। सबसे पहले तो इसने यहां क्लियरली कहा ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इट मींस पहले कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस हुआ, इस पर फिर से कहते हैं दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर पर्टिकुलरली एक्यूट, मतलब बहुत ही शार्प है, इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर द डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन द इकोसिस्टम इज सिग्निफिकेंट। और ज्यादा देखने को मिलते हैं जहां पे डिपेंडेंस जो है लोगों की इकोसिस्टम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हैज द पोटेंशियल टू बूस्ट नेशनल इनकम। और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की बात करें क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगी, ठीक है, और उसका इंपैक्ट आपने देखा पैसेज में लिखा हुआ है। तो उसके अंदर क्या है, उससे नेशनल इनकम जो है वो बूस्ट कर सकते हैं कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के चलते। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अब क्वेश्चन क्या था, लेट अस सी, जस्ट अ मोमेंट। The question is, which one of the following statements best reflects the critical message conveyed by the author of the passage? ठीक है, तो मैसेज क्या कन्वे किया गया? सबसे पहला ऑप्शन है
कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट एन इशू टू बी वरीड अबाउट। ठीक है, अगर आप इस बात को ऐसे किसी ऑप्शन को चूज करते हैं तो ये वैसे आके पैसेज को पूरा पूरा का पूरा नलीफाई कर देते हैं, नेग्लिजिबल हो जाता है पैसेज आपका कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो इशू ही नहीं है जिसके बारे में हमें चिंतित होना है, तो आंसर नहीं हो सकता। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, देखिए इसमें फंडामेंटल राइट्स की बिल्कुल भी बात नहीं हुई। और दोस्तों जब आप देखते हैं पैसेज को, जब भी आप पढ़ते हैं, चाहे आपसे क्रक्स का क्वेश्चन पूछा गया, चाहे आपसे कोरोलरी का क्वेश्चन पूछा गया, चाहे आपसे समरी का क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आपसे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज का क्वेश्चन पूछा जाए, आप कभी भी एक सपोर्टिंग आइडिया को भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बना सकते। इट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू इन द पर्टिकुलर पैसेज। ठीक है, तो अब इसमें भी देखें तो सिर्फ और सिर्फ पहली बात तो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट द इकोसिस्टम, व्हाट अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ दैट, व्हाट अबाउट द लाइवलीहुड्स। ठीक है, तो वो कुछ भी मेंशन नहीं किया इसमें। दूसरी बात, यहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात हुई, जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात बिल्कुल भी कहीं पैसेज के अंदर हुई ही नहीं, राइट। तो ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। देयर आफ्टर सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, देखिए अब लाइवलीहुड की सस्टेनेंस की बात हुई और साथ ही साथ डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम की बात हुई। व्हाइल बीइंग टुगेदर एक्सैजरबेट वन अनदर, अब दोनों को एक साथ करते हैं तो एक्सैजरबेट करते हैं, प्रॉब्लम को वर्स कर देते हैं। ठीक है, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनबैलेंस, और आपने देखा पैसेज के अंदर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स की बात हो रही थी कि अगर हम ये स्टेप लेते हैं तो इससे ये हार्म होता है और ये स्टेप लेते हैं तो इससे पर्टिकुलरली दूसरी चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन मेरे हिसाब से डेफिनेटली ऑप्शन सी ही होना चाहिए, बाकी हम वेट भी करते हैं आंसर की। ठीक है, ऑप्शन डी के अंदर भी सिर्फ कमर्शियल एक्सप्लोटेशन पे फोकस कर रहा था, लाइवलीहुड या इकोसिस्टम की बात कहीं भी रिलेटेबल नहीं थी। अब इसका क्वेश्चन दूसरा देखें आप, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made। अब assumption का दोस्तों क्या होता है, समथिंग दैट हैज बीन इम्प्लीसिटली मेंशन्ड इन द पैसेज। ठीक है, अब इम्प्लीसिटली मेंशन किया गया पैसेज में, विच मींस नोट इन द डायरेक्ट वर्ड्स, नोट वेरी डायरेक्टली और क्लियरली एक्सप्लिसिटली, कुछ हिडन मीनिंग्स के साथ चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो सबसे पहला ऑप्शन है, नो कंट्री नीड्स टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम्स टू बूस्ट नेशनल इनकम। दोस्तों पहली बात तो यहां पे इकोसिस्टम पे डिपेंड होके नेशनल इनकम को आप नहीं ग्रो कर सकते या नेशनल इनकम आप गेन ही नहीं कर सकते। यहां पे लिखा क्या था, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हैज द पोटेंशियल टू बूस्ट नेशनल इनकम, और यहां पे बात किसकी हो रही है, इकोसिस्टम क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये वैसे ही ऑप्शन रिलेटेबल नहीं है, जो कि पैसेज के अकॉर्डिंगली टोटली इनकरेक्ट है, तो निकल गया। Resource rich countries need to share their resources with those of scant resources so as to prevent the degradation of ecosystem। किसी तरह से इसकी बात रिलेटेबल पैसेज में एक बार भी नहीं, आसपास भी नहीं थी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपके ये क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे, बाकी लेट्स वेट फॉर द आंसर की एज वेल। द फाइनल वन, द हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट। ठीक है, अब अगर रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से आपको क्या सजेशन मिलती है, देखिए सजेस्ट देयर इज अ स्टीप लर्निंग कर्व, मीनिंग दैट, अब वो स्टीप लर्निंग कर्व जो है उसका मतलब क्या है यहाँ पे, एज मोर इज प्रोड्यूस, जितना आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे कोस्ट फॉल रैपिडली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, तो कोस्ट उतनी ही कम हो जाएंगी। ये तो वैसे एक रूल है, ठीक है, हर एक कैटेगरी में अप्लाई होता है। जब भी आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे तो आपकी कोस्ट रिडक्शन होती है, राइट। तो कोस्ट फॉल्स रैपिडली बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड लर्निंग बाय डूइंग। नाउ द फर्म्स ग्रीन इनोवेशन इज पार्ट डिपेंडेंट, कि किसी भी फॉर्म्स की अगर बात करते हैं उनकी जो ग्रीन इनोवेशन है वो पार्ट डिपेंडेंट है, एक प्रॉपर उसके लिए वे बना हुआ, ठीक है, प्रॉपर उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड है जो आपको यूज करना चाहिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं आगे से, ठीक है। द मोर अ फर्म डज द मोर इट इज लाइकली टू डू इन द फ्यूचर, ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर दिस, अब इसके लिए एविडेंस भी दे रहे हैं आपको, ठीक है, इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए, विच मीन्स ऑथर का बिलीव इसी चीज में है, ठीक है। फॉर दिस इज द कोलैप्स इन द प्राइस ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए प्रूफ देते हैं आपको कि इसका प्रूफ ये है कि कोलैप्स आया प्राइस ऑफ सोलर एनर्जी के अंदर, विच बिकेम अबाउट 90% चीपर ड्यूरिंग दी 210 रिपीटेडली बीटिंग फोरकास्ट्स। देयरआफ्टर मूविंग अर्ली, जल्दी मूव करना, एंड ग्रेजुअली मूव करना गिव्स इकोनॉमीज मोर टाइम टू एडजस्ट। अगर आप जल्दी मूव करते हैं और ग्रेजुअली मतलब आप कंसिस्टेंटली मूव करते हैं तो इट गिव्स इकोनॉमिस्ट मोर टाइम टू एडजस्ट, इससे इकोनॉमिस्ट को ज्यादा टाइम मिलता है एडजस्ट होने में,
अलाउ करता है उनको टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट। तो जो पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट है उनको जल्दी करने से आपको बेनिफिट मिलता है, इन्वेस्टमेंट विदाउट मच डिस्ट्रप्शन, जिससे कोई डिस्ट्रप्शन भी नहीं होती। मतलब पाथ डिपेंडेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन पाथ डिपेंडेंट में भी अर्ली मूव करना और ग्रेजुअली मूव करना कैन बी बेनिफिशियल। दोस्तों जब भी आप पैसेजेस को पढ़ते हो ना, लास्ट की एक या दो स्टेटमेंट्स पे फोकस बढ़ाया करो अपना, क्योंकि वहां पे आपको अक्सर कंक्लूजन्स देखने को मिलते हैं उस पैसेज के, ठीक है। जैसे कि इस लाइन में उसने फोकस किस पे किया, मूविंग अर्ली एंड ग्रेजुअली गिव्स इकोनॉमिस्ट मोर टाइम टू एडजस्ट, और लास्ट में क्या कहता है, अ लेट मोर क्योटिक ट्रांजिशन इज कॉस्टलियर। अगर आप लेट करेंगे, ज्यादा क्योटिक ट्रांजिशन होगी तो वो कॉस्टलियर होगी, ठीक है। दैट मींस लेट नहीं करना है, टाइम से करना है, राइट। कंक्लूजन यहां पे निकलता है आपका। और अगर आप कंक्लूजन पे प्रॉपरली ध्यान दें तो आपका जो क्वेश्चन था, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, तो दैट विल बी ऑप्शन डी, टाइमिंग प्लेस अ क्रूशियल रोल इन द केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि लास्ट उसका कंक्लूजन पे फोकस इसी बात पे था, टाइमिंग के ऊपर ही, ओके। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, with reference to the above passage the following assumptions have been made. Now the following assumptions have been what? Path dependent green investment will eventually most likely benefit growth as well as public finances in the country like India. तो अब अगर पाथ डिपेंडेंट की बात करें, आपने पैसेज में देखा होगा, पैसेज में क्लियरली लिखा था कि द फर्म्स ग्रीन इनोवेशन इज पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। पाथ डिपेंडेंट ही होना चाहिए, ठीक है। पाथ डिपेंडेंट है और पाथ डिपेंडेंट का होना बेनिफिशियल है, और लास्ट में लिखा था लेकिन अगर आप अर्ली मूव करते हैं तो इट गिव्स इकोनॉमिस्ट मोर टाइम टू एडजस्ट अलाउइंग देम टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विदाउट मच डिस्ट्रप्शन। तो ये ऑप्शंस अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है, पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विल इवेंचुअली मोस्ट लाइकली बेनिफिट ग्रोथ एज वेल एज पब्लिक फाइनेंस इन द कंट्री लाइक इंडिया। If other green technologies follow the same pattern as that of solar energy, there will be most likely be an easy green transition. अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, assumptions है, ठीक है। जिसमें स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो सोलर एनर्जी में जिस तरह से बेनिफिट मिला था, जिस तरह उसके प्राइस ड्रॉप हुए थे, उसने एक एविडेंस दिया, तो सेकंड तो डेफिनेटली करेक्ट होना ही चाहिए, देखो, ठीक है। और दूसरा जब ये कह रहा था कि आप पार्ट डिपेंडेंट जो टेक्निक्स को यूज करते हैं, अगर आप उसको टाइमली करते हैं तो विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन आप काफी बेनिफिट ले सकते हैं। तो चांसेस है मोस्ट प्रोबेबली ये ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, क्योंकि इसमें लिखा है पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स विल इवेंचुअली। और दूसरी बात, जब आप बात करते हैं अजम्पशन की, तो इसमें लिखा है जैसे मोस्ट लाइकली, ठीक है। तो संभावना है, ये मतलब किसी भी तरह की एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, देयर इज पॉसिबिलिटी मोस्ट लाइकली। और यहां भी क्या लिखा है इसने, मोस्ट लाइकली बी एन इजी ग्रीन ट्रांजिशन। तो क्योंकि मोस्ट लाइकली दोनों ऑप्शंस में लिखा है तो हम दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, जिस हिसाब से इसका ऑप्शन सी आंसर बन सकता है। अदरवाइज इसमें सेकंड जो ऑप्शन है वो तो डेफिनेटली 100% करेक्ट है ही, ठीक है। बाकी लेट अस वेट फॉर द फाइनल आंसर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द नेक्स्ट पैसेज, यस, नेक्स्ट पैसेज दोस्तों, इसके अंदर बात हुई ईच स्टेट इन इंडिया फेसेस अ डिस्टिंक्टिव सेट, सॉरी ये सेट है, सेट ऑफ चैलेंजेस। अब यहां बात शुरू होती है ईच स्टेट इन इंडिया की, तो हर स्टेट इंडिया के जो फेस करती है डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ चैलेंजेस। अब वो चैलेंजेस क्या है, रिगार्डिंग द इंपैक्ट ऑफ वार्मिंग। अब आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, वार्मिंग की, तो उसका जो इंपैक्ट है, तो ये कह रहे हैं इंडिया की हर स्टेट डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ चैलेंजेस को फेस करती है, ठीक है। अब बट ऑल्सो ऑफर्स, अब साथ ही साथ वो ऑफर भी करती है हर एक स्टेट क्या, इट्स ओन सेट ऑफ समथिंग, ये टाइपिंग मिस्टेक है शायद, सेट ऑफ आई थिंक इसके कुछ अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, रिड्यूसिंग एमिशंस डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचुरल सोर्सेस, अपने नेचुरल सोर्सेस पर डिपेंडेंट होके ये कुछ इसके सेट ऑफ रिफॉर्म्स जो है, या सेट ऑफ इसके जो कम करने के उनके चांसेस हैं। एग्जैक्टली कुछ वर्ड में दिक्कत है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। फॉर एग्जाम्पल, कोस्टल स्टेट्स नीड टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट देयर शोर्स फ्रॉम सी लेवल राइज, ठीक है। अब अगर बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जो कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है, तो उनको एक्शन लेना होता है प्रोटेक्ट करने के लिए उनके शोर्स को फ्रॉम सी लेवल राइज, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अगर होगी तो ऑब्वियसली ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और सी लेवल राइज होगा, तो उनको अपने आप को बचाना उन स्टेट्स को। डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर ड्रायर नीड टू प्रिपेयर फॉर वेरिएबल मॉनसून प्रेसिपिटेशन। अब जो ड्राई है उनको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हिमालय रीजन्स की बात करें तो हैव देयर ओन यूनिक चैलेंजेस, उनके अपने चैलेंजेस हैं। एंड सिलेक्टेड parts of peninsular India and offshore areas offer great opportunities for harnessing wind power, ठीक है।
ओ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स नीड, अब इसमें क्या है, इन्होंने बिगनिंग इस बात से करी कि हर स्टेट के अंदर चैलेंजेस हैं जब भी बात होती है वार्मिंग की, लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ सुझाव भी है उसके। हर स्टेट के उन्होंने एग्जांपल लेते हुए बात में कहा टू बी कंसीडर्ड फॉर डेवलपिंग क्लियर। अब कंक्लूजन हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। दीज वेरियस एस्पेक्ट्स, जैसे आप यहां देखें, दीज वेरियस एस्पेक्ट्स नीड टू बी कंसिडर्ड, इस वेरियस एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना चाहिए फॉर डेवलपिंग क्लियर एंड सस्टेनेबल गोल्स फॉर द फ्यूचर। अगर आपको डेवलप करना है, ठीक है, सपोज मैं आपको सजेशन देता हूं कि अगर आपको डेवलप करना है तो इन सारे पॉइंट्स को आप कंसीडर करके चलेंगे, दैट मींस यू आर गोइंग टू डेवलप इट, ठीक है। तो ये ऑथर उसी टोन में बात कर रहा है, यहां पे सजेस्टिव इसकी टोन है, टू बी कंसिडर्ड फॉर डेवलपिंग क्लियर एंड सस्टेनेबल गोल्स फॉर द फ्यूचर। अब ऑप्शंस क्या है इसमें, पहले क्वेश्चन देखें क्या है। क्वेश्चन है प्रैग्मेटिक मैसेज कन्वेड, तो प्रैक्टिकली लॉजिकली रैशनल क्या मैसेज है जो ऑथर देना चाहता है पर्टिकुलरली इस तरह के प्लानिंग को करने के लिए जिसमें बात हो रही है सस्टेनेबल गोल्स सेट करना फ्यूचर के लिए। So the mitigation and adaptation strategies to address and tackle the climate changes is essentially the responsibility of each state। तो फिर ऑथर ने ये मैसेज क्यों दिया, ठीक है। और वैसे भी हर स्टेट के अंदर इसमें कहा गया कि चैलेंजेस है हर स्टेट के, और कुछ ना कुछ उनके पास इन चैलेंजेस को बेसिकली ओवरकम करने के लिए कुछ मेथड्स भी हैं, राइट। तो ये मैसेज तो नहीं है, और ऑथर की लास्ट लाइन को आप कंसीडर कीजिए, इफ यू वांट टू मेक इट यू हैव टू कंसीडर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है। ही इज काइंड ऑफ बीइंग सजेस्टिव। India is too diverse to implement any effective strategy or program to address or tackle the climate change। ये आपके पूरे पैसेज को ही नलीफाई कर देगा। अगर ऐसा ऑप्शन है तो फिर पैसेज में वो सजेशंस का मतलब क्या रहा, और ये मैसेज तो कभी नहीं हो सकता, राइट। So it's basically the responsibility of the union government to implement the climate action plans and ensure net zero emissions। तो फिर इतनी स्टेट्स और रीजन्स के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देने की आपको क्या जरूरत थी, राइट। और फिर आप लास्ट में ये भी कह रहे हैं कि आपको ये पॉइंट कंसीडर करने चाहिए बिफोर मेकिंग एनी सस्टेनेबल फ्यूचर गोल्स, ठीक है। तो इसका लास्ट ऑप्शन डी है, दैट विल बी द राइट आंसर। इंडिया नीड्स टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज एट द स्टेट रीजन लेवल, ठीक है। तो इंडिया को कुछ इस तरह से प्लान्स करने चाहिए इन सारे पॉइंट को कंसीडर करते हुए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें कुछ अजम्पशंस बनाई गई। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड टू और इंटीग्रेटेड विद द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। देखिए दोस्तों, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन की एक बार भी पैसेज के अंदर बिल्कुल भी रिलेटेबल बात नहीं हुई। यहां तो बात हो रही थी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो चैलेंजेस है हर स्टेट या रीजन फेस करता है, तो उसके लिए किस तरह की इंप्लीमेंटेशन की जाए, किस तरह की स्ट्रेटजीज या पॉलिसी बनाई जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन गलत हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर मच मोर सीवियर इन द कोस्टल एंड माउंटेनियस रीजन्स। अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से अगर आप इस पॉइंट को सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं तो शायद आपको ये स्टेटमेंट करेक्ट लग सकती है, बिकॉज इट ऑब्वियसली इज कि अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स की तो ज्यादा सीवियर है कोस्टल और माउंटेनियस रीजन्स के अंदर। बट क्या पैसेज में मेंशन था? पैसेज में मेंशन नहीं है ना, आपको तो बेस्ड ऑन द पैसेज ही आंसर करना है। देखो लिखा है ना, विद रेफरेंस टू द पैसेज। तो आपकी जनरल स्टडीज की नॉलेज, जो आपकी ज्योग्राफिकल नॉलेज है, उसके हिसाब से शायद आप इसको करेक्ट कर लेंगे, बट पैसेज के अंदर ऐसा कुछ भी रिलेटेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं था। तो आई थिंक ये ऑप्शन यहां पे गलत होना चाहिए और इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन डी, नीदर 1 नो 2। बाकी लेट अस वेट फॉर द फाइनल आंसर की। आई होप आपने भी ये आंसर्स लगाए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ द सोशल इनइक्वालिटी इज द मोस्ट एक्यूटली फेल्ट सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, अगर सोशल इनइक्वालिटी ही है जो सबसे ज्यादा शार्पली फील की जाती है एक प्रॉब्लम्स में से इंडिया के अंदर, इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी इज द मोस्ट एक्यूटली फेल्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो आराम से इस बात को समझिए पहले तो। इफ द सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, इज द मोस्ट एक्यूटली फेल्ट सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, अगर सोशल इनइक्वालिटी को सबसे एक्यूटली फेल्ट सोशल प्रॉब्लम इंडिया में गिना जाता है, ठीक है, या ऐसा माना जाता है या फील किया जाता है, तो जब बात इनसिक्योरिटी की होती है, इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी इज द मोस्ट एक्यूटली फेल्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इनसिक्योरिटी पॉवर्टी से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जिसको फील किया जाता है इंडिया के अंदर। नाउ बिसाइड्स दोज बिलो द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन, मतलब जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनके साथ साथ even those just over the poverty line are subject to multiple economic insecurities of various kinds due to wealth and or health risks, market fluctuation, job related uncertainties। तो जो
बेसिकली पावर्टी लाइन है उसके नीचे वाले भी इस इंपैक्ट को बेसिकली फेस करते हैं और उसके ऊपर वाले भी करते हैं, ठीक है। मैनी गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एक्चुअली इंटेंडेड टुवर्ड्स मिटिगेटिंग दीज इनसिक्योरिटीज, तो इनसिक्योरिटीज को मिटाने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं। So which one of the following statements best reflects the critical message again conveyed by the passage? India's political executive should be aware that poverty and social inequality and the consequent sense of insecurity is the main social problem. They should understand it. It has already been felt. They should not understand it. It is not the message, right? In India, poverty is the primary reason. Poverty से बड़े reason तो insecurity को बता रहा है, दोनों options eliminate हो जाती हैं. Poverty and social inequality are so intricately linked that they pose an unimaginable crisis for India. Insecurity कहाँ गई? वो तो ज्यादा फील हो रही है ना, और इनसिक्योरिटी पॉवर्टी लाइन के ऊपर नीचे दोनों वाले पर्सन ही फेस कर रहे हैं, तो उसकी बात अभी भी नहीं हुई। इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी इज द मेन इकोनॉमिक इशू दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज मस्ट एड्रेस। ऑप्शन डी हैज टू बी द ओनली राइट आंसर ऑप्शन, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अगर आप विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. People above the poverty line also are prone to suffer from anxiety about economic insecurity. Definitely correct. पैसेज के अंदर बिल्कुल साफ भाषा में लिखा हुआ है ये। Eradication of poverty can result in peace and social equality in the country. वो कह रहा है पॉवर्टी से ज्यादा तो इनसिक्योरिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो पॉवर्टी को आप इरेडिकेट कर भी दोगे तो उससे शांति और सोशल इक्वालिटी आएगी, दैट कैन नॉट बी श्योर ऑफ, ठीक है। दैट वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ, ना ही पैसेज में मेंशन्ड है और ना ही ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन ये वाला इसका इनकरेक्ट होना चाहिए, और ओनली वन के हिसाब से देखें तो आप ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होना चाहिए इस पर्टिकुलर पैसेज के इस क्वेश्चन का। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगला पैसेज कौन सा है और अगला क्वेश्चन कौन सा है, लेट अस सी। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके आंसर्स करेक्ट आपने कौन से लगाए थे और कौन सा आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो करेक्ट आंसर वाकई हो सकता है। One of the dismissal realities of the agricultural sector is in independent India has been that it never experienced a high growth phase unlike the non-agricultural economy. अगर आप डिसमिसल रियलिटीज में से एक रियलिटी की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है कि इंडिया ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की हाई ग्रोथ फेज एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। अगर कंपेयर करें किसकी तरह, नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरह। एग्रीकल्चर की मेजरली बात हुई यहाँ पे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंडिया ने कभी भी अच्छा हाई ग्रोथ रेट नहीं देखा, जो कि नॉन एग्रीकल्चर जो जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं उसके अंदर देखा गया। द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ CAGR फॉर एग्रीकल्चर हैज जस्ट 3.5% in the 1980s. Also, after experiencing a spurt in decadal growth during the 1980s, agriculture growth suffered relative stagnation. Thereafter, there is a sharp contrast to non-agricultural growth, which consistently increased. अगर आप पैसेज में ऑथर के टोन को समझे, क्योंकि ऑथर के पर्टिकुलरली डिफरेंट पर्पसेस होते हैं किसी भी पैसेज को लिखने के, ठीक है। यहां उसका एक ही मोटिव दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कर रहा है जी कंपैरिजन। वो कंपैरिजन किसका कर रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर का नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ, कि उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में तो कभी ग्रोथ देखी नहीं गई, इवन स्टैग्नेशन भी देखी गई, ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 3 to 5% की हार्डली देखी गई, राइट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। Which one of the following statements best reflects the corollary of the passage, ठीक है, कि इसका ओवरऑल आप समराइज क्या करेंगे इसको। So the benefits of economic reforms percolates down more slowly to the agriculture sector than in other sectors of the economy. This is the only option after reading the entire passage. When I went through the options, this is the only option that seems to be so much suitable. Why? क्योंकि आप अगर टोन को समझे ना उसकी, ठीक है, पैसेज के टोन को, तो वो कंपैरिजन कर रहा है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ग्रोथ देखी गई लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ देखी ही नहीं गई। तो इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि जो बेनिफिट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पर्कलेट्स डाउन, मतलब वो बेसिकली बहुत ही कम इंपैक्ट डालता है, बहुत ही स्लोली करता है उस चीज को इम्पैक्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर देन इन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो यहां पे भी देखो आप तो कंपैरिजन ही कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका 100% करेक्ट आंसर होगा। आंसर की ऑप्शन यहां पे देखने की वेट करने की ज्यादा जरूरत है भी नहीं, ऑप्शन यही निकलेगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 22 देखें हम, विद रेफरेंस टू द पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. अब एक स्टेटमेंट गिवन, प्लीज स्टे फोकस्ड। द ग्रोइंग डाइवर्जेंस बिटवीन द फॉर्च्यून्स ऑफ द एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, आप देखें तो अभी भी वही बात कर रहे हैं यहां पे भी ये, ठीक है, कि ग्रोइंग डाइवर्जेंस है, गैप बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के अंदर
इंडिया में कुड हैव बीन रिड्यूस्ड, इसको रिड्यूस किया जा सकता था, लेकिन आप रिड्यूस कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? कुछ assumptions बनाइए कि क्या पॉसिबली इन चीजों को करके, इन स्टेप्स को लेके इसको रिड्यूस किया जा सकता था। सबसे पहले लिखा है अडैप्टिंग लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स एंड वायबल कॉर्पोरेट फार्मिंग। अब अगर आप खुद से सोचें, अगर ऐसा किया जाता है वाकई कि अडैप्ट किया जाता है लार्ज स्केल कल्टीवेशन को और कमर्शियल क्रॉप्स को और वायबल कॉर्पोरेट फार्मिंग को, तो ऑब्वियसली इससे क्रॉप्स की जो यील्डिंग आप बात करें, यील्डिंग बहुत ज्यादा होती मात्रा में और मैक्सिमम इस पे ग्रोथ हो पाती और मैक्सिमम इनकम जनरेट की जा सकती थी, राइट। सो दिस अजम्पशन सीम्स टू बी करेक्ट। सेकेंड वन, प्रोवाइडिंग फ्री इंश्योरेंस फॉर ऑल क्रॉप्स एंड हेवली सब्सिडाइजिंग सीड्स। अब जब आप डायरेक्ट कुछ मेथड्स पे बात करते हैं, होते हैं कि डायरेक्ट कुछ पॉलिसीज बनाना, एक इनडायरेक्ट पॉलिसीज होती है। तो जो क्रॉप इंश्योरेंस होता है वो डायरेक्ट पॉलिसीज में आता है, जिसको सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट भी माना जाता है, ठीक है। कि अगर आप फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस दे दोगे तो उनके माइंड में ये इंस्टेबिलिटी या फिर ये फियर खत्म हो जाएगा कि बैड मॉनसून या मॉनसून का डिले होना, उससे उनकी फसलों पर जो इंपैक्ट पड़ेगा, तो क्रॉप इंश्योरेंस से वो कवर कर सकते हैं और वो लॉसेस में नहीं जाएंगे। तो यहाँ बात यही हो रही है, प्रोवाइडिंग फ्री इंश्योरेंस फॉर ऑल क्रॉप्स, heavily subsidizing seeds, fertilizers, electricity and farm machinery। अब भाई इतना कुछ मिल जाए तो फिर क्यों नहीं ग्रोथ होगी, राइट। तो ये assumption भी 100% करेक्ट है और इसके चलते हमें ऑप्शन लगाना चाहिए, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। दैट्स व्हाट आई थिंक। बाकी इसका आंसर ऑप्शन यही होना चाहिए। विल वेट फॉर द फाइनल आंसर किया एज वेल। चलिए जी, बात होती है अब हमारी कंट्री में हैंडलूम्स की। इन आर कंट्री, वैसे आपका क्या ओपिनियन है? हैंडलूम्स आजकल आप भी खरीदते हैं, बिलीव करते हैं खरीदने में, पसंद आते हैं आपको या नहीं? आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हर किसी का अलग परसेप्शन हो सकता है, बट देखते हैं कि इस ऑथर का क्या परसेप्शन रहा इस पर्टिकुलर पैसेज के अंदर। इनके क्वेश्चंस की आंसर ऑप्शन में फाइंड आउट करते हैं। सो इन आर कंट्री हैंडलूम्स आर इक्वेटेड विद व्हाट? इक्वेटेड विद, उनको मतलब सिमिलर रखा जाता है या इक्वल रखा जाता है, सब्स्टिट्यूट माना जाता है। Equated with a culture that ensures, handlooms are equated with what? Culture, culture that ensures a continuity of tradition। ठीक है, पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाइए। कल्चर, कल्चर के साथ क्यों? क्योंकि ट्रेडिशन की कंटिन्यूटी होती है। दिस आइडिया हैज बिकम पार्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी फ्रेमिंग। अब ये जो आइडिया है, ठीक है, कि हैंडलूम्स को इक्वेट करना कल्चर के साथ, वो कल्चर जो कि एंश्योर करता है ट्रेडिशन की कंटिन्यूटी, कि हैंडलूम्स बनेंगे तो वो कल्चर को पोर्ट्रे करेंगे और कल्चर से ही तो कंटिन्यूटी होती है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेडिशन की, किसी भी क्लैन, रीजन या कम्युनिटी के अंदर। अब यही आइडिया जो कह रहे हैं ये पार्ट बन चुका है पब्लिक पॉलिसी फ्रेमिंग का। एंड प्रोवाइड्स अ लेजिटिमेट बेसिस, और इससे लेजिटिमेट बेसिस पे प्रोवाइड करता है ये, फॉर द स्टेट टू सपोर्ट द सेक्टर, कि स्टेट इस सेक्टर को सपोर्ट करे, ठीक है। लेकिन रियलिटी बता रहा है साथ में, ठीक है। पहले इसने कुछ सजेशन दे दी, अपने कुछ फैक्ट्स प्रेमिसेस बता दी, अब रियलिटी क्या है? बट द नोशन मतलब बिलीफ जो बना होता है, ट्रेडिशन एज अ सिंगल लीनियर एंटिटी इज बीइंग स्ट्रांगली कंटेस्टेड टुडे। ये तो कंपटीशन में आ गया आजकल बहुत ज्यादा, मतलब लोग इसको शायद कुछ हद तक गलत भी मान रहे हैं। द नैरेटिव्स डोमिनेंट in defining culture या tradition in a particular way are seen to have emerged as the identities and histories of large sections। तो जो नैरेटिव्स यूज किया जाता है, जो डोमिनेंट है डिफाइन करने में कल्चर या ट्रेडिशन को इन अ पर्टिकुलर वे, कि एक पर्टिकुलर वे में ही वो उसको पोर्ट्रे करते हैं, आर सीन टू हैव emerged as the identities and histories of large sections। The discounted and at times forcibly stifled identities, जो बेसिकली ग्रो नहीं कर पाती, are fighting for their rightful place in history just because of these narratives। Against this backdrop, when we promote handloom as a traditional industry, ठीक है, तो इसके चलते जब हम हैंडलूम को ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की तरह प्रमोट करते हैं, तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग, तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा दैट लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन चूज टू इग्नोर इट, कि इसको इग्नोर करेंगे। तो यहां पे देखिए बेसिकली आपने पॉइंट समझे कि बेसिकली जो नैरेटिव्स हैं जिस वजह से चीजों को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, तो लास्ट पे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम इस तरह से इसको पोर्ट्रे करते रहे ना, तो ये बात सरप्राइजिंग नहीं होगी कि हमारी जो लार्ज सेक्शन है इकोनॉमी का या कंट्री का या लोग जो है, पॉपुलेशन जो है, वो इग्नोर करेगी इसको। सो लिखा गया विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज। अगेन वो मैसेज दे रहा है, ठीक है, मैसेज दे रहा है कि आप कुछ चीजों को इंप्लीमेंट कीजिए या फिर बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हो रही है हैंडलूम्स के साथ, उनको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे आप इरेडिकेट कर सकते हैं। तो वी नीड टू फ्री द हैंडलूम इंडस्ट्री फ्रॉम द लिमिटेड नैरेटिव लिंक टू प्रिजर्विंग कल्चर हेरिटेज। इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है ना। दूसरा पॉइंट,
Continued state support to the handloom industry ensures the preservation of some of our glorious art forms and old tradition. अब ये करके भी क्या करेंगे आप, क्योंकि आप मेजरली फोकस किस पे कीजिए, जब उसने बट के बाद जितना भी पार्ट ऑफ पैसेज लिखा है दैट इज द एक्चुअल रियलिटी which we are facing, which handloom industry is facing, and the problem is still being faced by a large community, particularly उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनको कंपटीशन में उतरना पड़ रहा है, ठीक है, अपनी एक डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए या फिर अपना प्लेस क्रिएट करने के लिए वहां पे मार्केट के अंदर. Household units of the handloom sector should be modernized and made an economically viable organized industry. ये तो बेसिक गलत हो गया. ये पार्ट बट से पहले वाला कुछ पार्ट पोर्शन उठाया गया, लेकिन बट के बाद जो रियलिटी थी उसको कंसीडर ही नहीं किया गया ऑप्शन बी के अंदर. डी में लिखा है हैंडलूम प्रोडक्ट्स नीड टू बी कन्वर्टेड टू मशीन मेड डिजाइनर प्रोडक्ट एज टू मेक देम मोर पॉपुलर. फिर तो आप खत्म ही कर रहे हो ना उसको, ठीक है. तो बेसिकली ऑप्शन ए ही बचता है, वी नीड टू फ्री द हैंडलूम इंडस्ट्री फ्रॉम द लिमिटेड नैरेटिव लिंक टू प्रिजर्विंग कल्चर हेरिटेज. दोस्तों हमेशा ध्यान दिया करो, whenever the facts are given, facts या उसको आप premises कह लीजिए, पैसेज के अंदर जो गिवन होते हैं जिनको कंसिडर किया जाता है ट्रू, उसके बाद जब बट लिखा जाता है उसके बाद एक हार्श रियलिटी या फिर एक पोलाइट रियलिटी या कुछ भी एक रियलिटी वाली सिनेरियो हो जो ऑथर अपना पोर्ट्रे करता है, ठीक है, कि जो मार्केट में इस टाइम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स चल रही है वो ये है. आप पहले वाले पार्ट को कंसिडर मत कीजिए, तो बट के बाद वाला पार्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो ऑथर का पर्सपेक्टिव और उसका मैसेज अगर आपको कन्वे करना है तो उसके बट वाले पार्ट के बाद पे फोकस कीजिए, ठीक है. बड़ी अच्छी कहावत है इंग्लिश में कि एवरीथिंग सेड बिफोर बट इज नथिंग, ठीक है. वो उसके लिए वर्ड तो कुछ और यूज करते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स में भी आपने देखी हो, लेकिन बट के पहले जो भी कहा जाता है वो नलीफाई हो जाता है. कोई आपकी 10 तरह की तारीफ कर दे, बहुत ज्यादा आपके लिए वर्ड्स यूज कर ले अच्छे अच्छे, फिर के बट तो सारा किया कराया मिट्टी में मिल जाता है, राइट. तो विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. नाउ assumptions देखते हैं. There is no need for the state to be involved in any manner in the handloom sector. Handloom products are no longer appealing and attractive in the rapidly changing modern world. तो फिर आप इसको प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, और पैसेज के अंदर ऐसा मेंशन तो नहीं था. दूसरी बात, ये जो आप बात assumption बना रहे हैं इसमें तो आपने साफ साफ लिखा है this idea has become a part of the public policy framing and provides a legitimate basis for the state to support the sector. तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाता है, ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है, डेफिनेटली ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए. ओके बाकी अपने आंसर्स मुझे बताना प्लीज जरूर. आज पार्ट 1 है, मैं एक पैसेज और डिस्कस करता हूं आपके साथ, नेक्स्ट पार्ट आपको कल या परसों फिर से मिल जाएगा, ठीक है. ओके सो इन आवर कंट्री रिग्रेटेबली टीचिंग एंड लर्निंग फॉर द एग्जामिनेशन हैव बीन आवर फोर्टे बट द न्यू डिमांड्स, फिर से देखो बट आ गया, ठीक है. फोर्टे तो है हमारा, लेकिन the new demands of society and the future of work require critical and independent thinking. अभी critical और independent thinking चाहिए, जो आप भी कर रहे हैं, अभी पैसेज सॉल्व करते रहे, right? Learning through doing, asking questions from multiple disciplinary perspectives on the same issue, using evidence for building arguments and reflecting and articulation. इन सब चीजों की आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा. Higher education should not either be a mere servant of the government policy, कि जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हायर एजुकेशन उस पे बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, और अ पैसिव रिस्पोंडेंट टू पब्लिक मूड, ठीक है, कि पब्लिक का मूड जो उसका पैसिव रिस्पोंडेंट है कि जो वो चाहते हैं इस तरह से उनको स्टडी करवाई जाए. हायर एजुकेशन इन चीजों पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए. हायर लर्निंग इज ऑल अबाउट हाउ टू थिंक रादर देन व्हाट टू थिंक. हायर लर्निंग क्या होती है कि कैसे आपको चीजों को पोर्ट्रे करना है, क्या सोचना है, आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, ना कि व्हाट टू थिंक जो आपको गिवन डेटा दिया गया पढ़ने के लिए. टीचिंग हैज टू बी री इन्वेंटेड, ये इसका लास्ट कंक्लूजन का पॉइंट ध्यान रखना, टीचिंग हैज टू बी री इन्वेंटेड. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया कन्वेड बाय द पैसेज. इंडिया डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज. देखो दोस्तों रिसोर्सेज की बात तो नहीं हुई यहाँ पे, यहाँ तो सिर्फ टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज करने की बातें हुई. The institutions of higher learning in the country should not be under the control of the government. It should not be correct. Control की बात नहीं हो रही, सिस्टम को चेंज करने की बात हो रही है. Classroom approach to higher education should be done away with. Classroom approach होने नहीं चाहिए, ये भी गलत है. Classroom needs to be reimagined. ठीक है, classroom needs to be reimagined and teaching needs to be reinvented. That is the only option. ये तो आपने बिल्कुल करेक्ट कर लिया होगा क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था. इसके बाद with reference to the above passages the following assumptions have been made. Higher education is a constantly evolving subject that needs to align towards new development in all spheres of society. Absolutely correct.
इन आर कंट्री सफिशिएंट फंड्स, फिर से फंड्स की बात क्यों करते हो बार बार यार, फंड्स की बात तो हुई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। लेट अस वेट फॉर द फाइनल आंसर की। तो ये मेरी तरफ से आपके 32 क्वेश्चंस तक कुछ कवर हो गए। इसके बाद आपको रीजनिंग के क्वेश्चन के आंसर की मिलेगी विद डिटेल्ड एनालिसिस, और साथ ही साथ इंग्लिश का भी आपको जो बचे हुए, आई थिंक मैंने 6 से 7 पैसेज डिस्कस कर लिए आपके साथ, महज 6 से 7 बचे होंगे, अगली वीडियो के अंदर हम वो भी कवर करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कितनी आंसर की रिलेटेबिलिटी ठीक है और आपके कितने आंसर्स ठीक हुआ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।